हेलो बच्चों, नमस्कार। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो गॉस थ्योरम हमने पढ़ा है उसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट पढ़ा है। वो इनफाइनाइटली लार्ज था, थिन कंडक्टिंग था, थिन नॉन कंडक्टिंग था। उसकी वजह से हम लोग नजदीक के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग अगर एक कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो, ये तीन केसेस ये, फिर नॉन कंडक्टिंग शेल हो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी यूनिफॉर्म, तो इनकी वजह से इंटरनल पॉइंट, सरफेस पे जो पॉइंट है या उसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इन सब को काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने ठीक से देखे होंगे और तभी इस टॉपिक को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स कम एंड स्टडी दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। सो कम। सो वी आर डूइंग दिस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू number one, that is conducting shell. Now then conducting hollow sphere, and then we can talk about conducting sphere. This is our first importance goes to this, and then electric field due to this, and these all are uniformly charged. यहाँ पे लिख देते हैं electric field due to uniformly charged conducting shell, conducting hollow sphere, conducting sphere, and now this electric field due to uniformly charged number A. This is non-conducting shell, then this is non-conducting hollow sphere, and then non-conducting sphere. This is what we are going to talk about it. तो इनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो obviously our first topic is this. तो सबसे पहले आप we are saying electric field due to uniformly charged conducting shell. तो एक वर्ड समझना होगा पहले, लाइक हम शेल की बात कर रहे हैं एंड हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, और स्फीयर की बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर एंड स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो शेल जब कहते हैं तो क्या मतलब है, तो आप जरा देखिए, आपको दिखा रहा हूँ शेल का क्या मतलब है, हॉलो स्फीयर का क्या मतलब है, स्फीयर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट शेल, हॉलो स्फीयर और स्फीयर का क्या मतलब है। तो ये हमने एक शेल लिया है, इसका एक रेडियस चार्ज कर लेते हैं, लाइक वी से दैट इट्स रेडियस इज आर, इसका रेडियस आर है। तो ये 3 डायमेंशनल आप देख रहे हैं, राइट। और अब जो इसको चार्ज हो गया आप, तो all these charges whatever we have given, so शेल, हॉलो स्फीयर एंड स्फीयर की बात करें, सो वी आर सेइंग दैट कि अगर ये रेडियस आर है, तो जो भी हमने इसको चार्ज दिया है वो चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे चार्ज है। ऑल द चार्जेस देयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है। और शेल कहने का मतलब कि it has this outer surface, and आप समझ पा रहे हैं, लाइक इस तरीके से ये चार्ज दिखाया जा रहा है, मीन्स
must be making you feel that कि इस पूरे सरफेस पे चार्ज है. पूरे सरफेस पे चार्ज है, मीन्स ऑल अराउंड इस शेल के ऊपर, आउटर सरफेस पे. सो चार्ज इज ऑन आउटर सरफेस. जो भी चार्ज दिया सब आउटर सरफेस पे है. शेल है मतलब इसके पास एक ये सेंटर से बाहर का ये रेडियस आर है, यहाँ और कहीं पे कुछ है नहीं. दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग शेल, राइट. अब ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो वी आर सेइंग नाउ कि इस केस में सेंटर से ये रेडियस r1 है और सेंटर से ये जो बाहर वाला रेडियस है ये वाला, ये वी कैन टेक दिस रेडियस, लाइक वी कैन choose a different color to make you like ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज r2, r1 और r2. तो ये जो मटेरियल है, यानी कि जो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर कहने का मतलब कि ये जो बीच का मटेरियल आप देख रहे हैं, ये जो मटेरियल है, दिस इज कंडक्टिंग. ये कंडक्टिंग है, ये वाला पोर्शन ये कंडक्टिंग है, राइट. एंड दिस इज कंप्लीट कंडक्टिंग. ये सेंटर हो गया इसका, ये रेडियस r हो गया, तो ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो गया. और ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो गया r1 और r2. और इसके पास एक इंटरनल रेडियस है, इसकी थिकनेस बहुत कम है. सो दिस इज व्हाट कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. तो अगर हमने इसको चार्ज दे रखा है, लाइक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को हमने चार्ज दे रखा है, तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कंडक्टिंग शेल को अगर चार्ज दे रखा है, तो कंडक्टिंग शेल पे जो चार्ज है, कंडक्टिंग शेल पे जो चार्ज है उसके वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे, सरफेस पे या बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर केस, then we'll talk about this and then we'll talk about this. So this is how we will be progressing. So we are going to this one a case in the next on the next page, right? So now here I said this is 1a. ये केस हम कर रहे हैं 1a. That's what the case we are doing. तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग शेल ले रहे हैं. तो ये हमारा कंडक्टिंग शेल हो गया. हमने कंडक्टिंग शेल कंसिडर कर लिया, बोला ये कंडक्टिंग शेल है और जो भी चार्ज दे रखा है आपने इसके सरफेस पे दे रखा है, जो भी चार्ज है, क्योंकि अंदर मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है इसके. और आप कह रहे हैं कि इसके सरफेस पे चार्ज है लाइक दिस और इसके सरफेस पे चार्ज है कुछ इस तरीके से. और नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये सेंटर है इसका और इस सेंटर से r डिस्टेंस पे, दैट कुड बी लाइक ये लिया हमने और यहाँ से कहीं से भी r डिस्टेंस ले लिया, बोले ये पॉइंट है, ये r डिस्टेंस है और वी कैन से दैट इट्स रेडियस इज r. इसका अपना रेडियस कैपिटल r है और ये r बोला गया यहाँ पे, यानी कि O से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया है और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. एंड यू आर सेइंग दिस कंडीशन इज r, दिस r is greater than this r is equal to this r and this r is less than r. यानी कि इसमें भी तीन केसेस बना दिया कि जब ये पॉइंट बाहर होगा, जब ये पॉइंट सरफेस पे होगा और जब ये पॉइंट अंदर होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट्स डू दिस. हम सपोज कर लो हम इस पे बात कर रहे हैं, मतलब पहला केस की बात कर रहे हैं. इसमें 1a है, इसमें हमने पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 और इसको पार्ट 3 कर दिया. 1a के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दिया. दीज आर द केसेस वी हैव टू डू. तो ये जो कंडक्टिंग शेल है, यू नो शेल है, सो इट हैज ओनली सरफेस एरिया, इट हैज चार्ज कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर है. सो वी कंसिडर a conducting shell of radius r, of radius capital R, and total charge on its surface is capital Q पूरे पे. therefore charge per unit area क्या होगा, therefore charge per unit area क्या होगा, so that is Q by 4 pi r square and this is sigma. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा. ठीक है जी. एंड हमें वी हैव टू फाइंड
we have to find electric field intensity at R greater than R, number 2 R equal to R, and number 3 R less than R. ये करना है. So using गॉस थ्योरम को यूज करके. तो अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे अलग अलग केस में. सो विल गो ऑन नेक्स्ट पेज एंड विल डू दिस केसेस. लुक एट दिस हियर. तो हमने यहाँ पे एक रिंग बनाया, राइट. फिर से यहाँ पे दूसरा केस दिखाने के लिए हमने एक रिंग ले लिया. अभी इस पे दो केसेस के लिए रिंग लेते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है. तो पहले केस में तो आप ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, किसी दूर के पॉइंट पे. लेट्स सपोज यू वांट टू फाइंड दिस पॉइंट, यहाँ पे निकालना चाहते हैं, इस जगह पे. तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं. आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करिए. राइट. एंड आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था. और चार्ज इस कंडक्टिंग शेल के सरफेस पे था. चार्ज कहाँ था, इस कंडक्टिंग शेल के सरफेस पे था. इसको 3D कंसिडर करके चलना बेटा, मतलब आप इसको 2D रिंग मत मान लेना. तो ये कंडक्टिंग शेल है हमारा. आई एम यूजिंग दिस कलर एंड शोइंग दिस इज कंडक्टिंग शेल. कंडक्टिंग शेल हमने लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. राइट. बार बार अब मैं उसको ये दिखा करके 3D बनाने की जरूरत नहीं है. इतने से आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि ये, मतलब इतने से आप समझ रहे होंगे कि ये कंडक्टिंग शेल की बात हो रही. और आपने बोला कि मुझे यहां से इतने दूरी पे एक पॉइंट है, दिस इज स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है. और आपको पता है कि पहला केस कर रहे हैं, लाइक 1 का ए का पार्ट 1 कर रहे हैं आप, यानी कि आर ग्रेटर देन आर टू कर रहे हैं. तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको फील्ड निकालना था, पी पॉइंट पे. तो आपने बोला ओके, ये इसको तो आपने एनक्लोज कर लिया. तो आपने क्या किया, वी कंसिडर a Gaussian surface. We consider a Gaussian surface of radius r, which is greater than r. That is r greater than r. Okay. So using Gauss theorem for this surface, जो आपने Gaussian surface लिया है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, E dot ds and that should be equal to Q enclosed by epsilon naught होना चाहिए. E dot ds for closed surface. आपने बोला मुझे यहाँ निकालना. अरे तो भाई जो फील्ड इस पॉइंट पे होगा, यहाँ से भी r डिस्टेंस पे आओगे या यहाँ से भी r डिस्टेंस पे आओगे, हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ये डिस्टेंस भी r माना जाएगा. अगर आप ये डिस्टेंस भी हम r मानेंगे, ये डिस्टेंस भी हम क्या मान रहे हैं, r मान रहे हैं. तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप कहीं पे भी बात कर लो, ये r रेडियस का आपने ये छोटा r कहना चाहिए. आई शुड टेक इट स्मॉल r. तो अगर ये स्मॉल r है, राइट, तो ये कैपिटल R. तो अगर आपने ऐसे ले लिया तो जो फील्ड यहाँ होना चाहिए वही फील्ड यहाँ होना चाहिए, वही फील्ड यहाँ होना चाहिए, वही फील्ड यहाँ होना चाहिए. तो आप इस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला गया तो आपने एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया. यानी कि इस, अब आपने देखा गॉसियन सरफेस का कंडीशन क्या था, ऐसा मानो जिससे कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए. तो लो ये कंडीशन यहाँ बन गया. तो अब क्या कर लिया, आपको यहाँ का निकालना था, आपने यहाँ क्या एक तरीके से हर जगह यहाँ का निकाल लिया. तो आपने ये रिजल्ट लिख दिया. अब आपको पता है कि यहाँ के क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी है. तो आपने बोला कि ये सिग्मा है इसका, या टोटल एनक्लोज चार्ज ये क्यू होगा. और यू कैन राइट दिस सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लो या क्यू लिख दो, कोई भी एक तरीका ले सकते हो आप. तो आपने अभी फिलहाल लिखा सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये एनक्लोज चार्ज हो गया एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया. और अब इसको खोलोगे तो क्या होगा, तो ई डी एस कॉस 0 यही लिखना पड़ेगा आपको. और फिर सरफेस इंटीग्रल करोगे, फिर ये आएगा सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा.
तो ये सॉल्व होके क्या होगा, E इंटू 4πr² आएगा, क्योंकि ये इसका सरफेस एरिया होगा दिस, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये कैंसिल हो गया 4π, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा, राइट, एंड ऊपर कौन आ गया, r² और नीचे कौन आ गया, एप्सिलॉन नॉट r²। कुछ ऐसा ही है ना भाई, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द रिजल्ट। अब अगर आप कायदे से देखो, एनी डाउट अबाउट दिस, नो, तो अगर मैं इसको सिग्मा इंटू 4πr² को ऐसे भी लिख सकता था, क्यू भी लिख सकता था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कर सकता था, तो ये आपके पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी था, और एक यानी कि इस फॉर्मेट में भी रिजल्ट लिख सकते हैं। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अब ये 4π तो आपने काट दिया यहाँ पे, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, यानी कि सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, तो इस स्टेप के थ्रू यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। सो द रिजल्ट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² भी हो गया, यस। और यू कैन राइट कि पूरे चार्ज को, मतलब ये रिजल्ट निकाल के दिखा दिया। जरा इस रिजल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे को ये क्या दिखा रहा है, व्हाट दिस रिजल्ट इज गिविंग टू अस। ये रिजल्ट हमें एनालाइज करने पे क्या बता रहा है, लुक एट दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जरा गौर करिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं। अगर इसका सिग्मा मालूम है और इसका रेडियस मालूम है तो सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² लिख सकते हैं। और अगर इस पे चार्ज मालूम है और आपको फील्ड बाहर पॉइंट पे चाहिए, तो जो रिजल्ट आया q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पूरे शेल पे जो चार्ज है, उस पूरे चार्ज को सेंटर पे आप कॉन्सेंट्रेट मान लेते और फिर यहाँ का फील्ड निकाल देते kq/r², तब भी रिजल्ट आ जाता ना। अरे भाई, ये आपने गॉस थ्योरम से निकाला, that's correct, but the same result can be obtained by considering what, इस पूरे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लो और फिर kq/r² निकालो, kq/r² लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी शेल के वजह से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके वजह से किसी बाहर के पॉइंट पे फील्ड निकालना होगा, तो हम गॉस थ्योरम लगा के तो निकाल ही सकते हैं, बट वी हैव अंडरस्टूड दैट द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड by considering that the total charge of the shell is concentrated at center of sphere, and then we can apply this. तो ये जो लर्निंग आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना होगा आपको, राइट। तो मैंने ये बोला कि this is our final result. So this result implies that implies that what? Number one, total charge of shell can be supposed to be concentrated at center of sphere, to be concentrated at center of sphere to find field intensity, at r greater than r। r को कैपिटल R से अगर बड़ा है सिचुएशन, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिख रहा हूं, एंड r इक्वल टू r, यानी कि जब r कैपिटल R के बराबर भी होगा ना, तब भी ऐसा कर सकते हैं। वी कैन डू दिस ऑल्सो। तो ये बात तो भी मैंने समझाया नहीं, बट अभी दिखा देता हूँ। मतलब ये पॉइंट भी वैलिड है, इसको समझना होगा, ये पॉइंट भी वैलिड है, इसको हम लोग समझेंगे अभी थोड़ा देर। तो दिस इज व्हाट, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बात कब सही होगी, टोटल चार्ज ऑफ shell can be supposed to be concentrated at center of sphere to find field intensity at r greater than r, and this। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के केस में भी हम लोग चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। कब? जब ये कंडीशन होता है, r greater than r होता है और r equal to r। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, बट दिस इज नॉट ट्रू, बट अबव assumption is not true, above assumption is not true for r less than r। अगर
आर से छोटा हो तो आप ये बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलोगे सर ये वाली बात और ये वाली बात अभी हमें क्लियर नहीं हुई कि आपने ये कैसे लिख दिया। ठीक बात है, चलो फिलहाल इतनी बात तो हम समझ गए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया सरफेस से बाहर के किसी पॉइंट पे, तो वो ये रिजल्ट आया। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि दूसरा केस करते हैं हम लोग, राइट। सो दिस वी हैव डन दिस, ये तो हमने 1A के पार्ट 1 के अंदर हमने ये निकाल दिया और ये कंक्लूजन्स थे हमारे, दिस रिजल्ट इंप्लाइज दिस। अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं 1A का पार्ट 2 करते हैं एंड दैट इज लाइक R इक्वल टू R। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये फिगर यूज किया है भाई। सपोज करो अब इसी पे हम, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस R और चार्ज हमने यहाँ पे दे रखा है और अब हमसे बोला जा रहा है कि आपको फील्ड सरफेस पे ही निकालना है, बाहर के किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही है। वी हैव टू फाइंड फील्ड ऑन द सरफेस इटसेल्फ। तो जब हमें यही निकालना है तो हम लोग एक काम करते हैं, आई जस्ट टेक दिस शेल, देखते हैं आप लोग क्या समझ पा रहे हैं। अब आप देखो तो यहाँ पे इस ये जो ब्लू रेडियस पे चार्ज था, ब्लू रेडियस वाला जो दिखा रहा है उस पे चार्ज रखा हुआ था और हमने उसको एक क्या किया, ग्रीन रेडियस के स्फेयर से इसको एनक्लोज कर लिया। आपको समझ में आ रही बात? ग्रीन रेडियस के चार्ज किस पे था, ब्लू वाले के ऊपर, और अब ग्रीन से हमने इसको एनक्लोज कर लिया। अब एक बच्चे को लगा कि सर ये ना बात थोड़ी जमी नहीं, एक काम करते हैं एनक्लोज करने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर रेडियस। वो कुछ ऐसे समझना चाह रहा है, लेट्स सी हाउ ही वांट्स टू टेक इट। अब इसको हम लोग अंदर करें लाइक दिस। अब वो ये, अब इसमें और उसमें क्या अंदर था, वो पहले कह रहे थे कि आपको तो ये ब्लू रेडियस का था शेल और सरफेस, उसके सरफेस पे चार्ज था और आपको उसी पॉइंट पे निकालना था। तो जब आपने ग्रीन से घेरा तो चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ, चूंकि चार्ज अभी भी उसके बाहर है। तो मैंने ये येलो कलर वाला ले लिया और अब देखो सारा चार्ज क्या हुआ, अंदर अंदर हो गया। अब मैं आपसे ये कहूं, इफ आई से दैट, कि जो ये आर रेडियस है या ये वाला जो रेडियस होगा ये बाहर वाला, इसको भी आप आर ही मान लो क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि आपने सिर्फ इसको एनक्लोज किया है। तो इसका मतलब कि आर रेडियस के शेल पे जो चार्ज दे रखा है और आपने उससे थोड़ा सा डी आर रेडियस बढ़ा करके आपने उसको एनक्लोज कर लिया। तो अब जो फील्ड इस पॉइंट पे होगा, सरफेस पे होगा, या जो इसके पॉइंट पे होएगा, वो बात क्या होएगी, सेम। आपको तो शेल के आउटर सरफेस पे चाहिए था ना भाई, और आपने उसको एनक्लोज कर लिया इस बड़े वाले से। तो आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं इस चीज को एक बार और ऐसे दिखाना चाहूंगा आपको ताकि थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। व्हाट आई मीन टू से दैट, आप इसको रिंग मत समझिएगा बेटा, आप इसको स्फेयर समझिए। ये हमने ले लिया और अब हम कह रहे हैं कि एक दूसरे कलर को लेकर के अब ये स्फेयर लेते हैं, शेल है, इसको आप सेल समझिएगा, राइट। या नाउ यू जस्ट लेट मी, ये बड़ा क्लियर दिख रहा होगा ना आपको कि येलो करके जो शेल है, येलो शेल एनक्लोजेस दिस ब्लू शेल, दैट्स करेक्ट। और अगर इस ब्लू शेल के सरफेस पे चार्ज है, ब्लू शेल के सरफेस पे चार्ज है, तो ब्लू शेल के सरफेस पे अगर चार्ज है ऐसे ऐसे, और किसी ने बोला कि आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो यार सेंटर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है ना। जो फील्ड यहाँ होगा वही फील्ड यहाँ मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा तरीका ये है कि हम इस फॉर्मूले में, अभी देखो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है ना भाई, चूंकि कैपिटल आर ये है और आर बार का पॉइंट है ये हमारा, राइट। अगर मैं बोलूं कि ये आर और नहीं, पास लेते हैं, पास लेते हैं, पार लेते हैं, पास लेते हैं, अगर इसी आर को कैपिटल आर के बराबर रख दिया जाए तो ये दोनों कट के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना दूं, इक्वेशन 1, और अब कहूं यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 ऑन लास्ट पेज, अभी इसके पीछे वाले पेज पे जो था, ठीक है, ये लास्ट पेज छोड़ दो क्योंकि आपको आगे पढ़ने में देखेगा। यूजिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम बैक पेज, राइट, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को यूज किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। तो अगले स्टेप में क्या लिखा है, सिग्मा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये कट के क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और अगर आप इस रिजल्ट से करते तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ कैपिटल आर लिखते तो ये रिजल्ट क्या बन जाता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मीन्स व्हाट आई से दैट कि आप ये जो बाहर वाला व्हाइट कलर का शेल था वो पास आता गया येलो बन गया, और ब्लू वाला स्फेरिकल शेल को येलो वाला एनक्लोज करता है, जो यहाँ भी दिखाया गया है और इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर वो एनक्लोज करता है और आप कहते हो कि अब मुझे यहाँ फील्ड निकालनी है, तो जो फील्ड ब्लू वाले शेल के सरफेस पे होगा, येलो वाला ठीक उसके बाहर है, तो दोनों जगह फील्ड ऑलमोस्ट वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमने अगर वही चीज अप्लाई कर दिया, यानी कि स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर मान के चले इसमें, तो ये कट के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देते तो क्यू बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आता है। तो ये रिजल्ट दिखा दिया ना यहाँ पे। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते, आप बोलो कि ओके आई वांट टू एनक्लोज दिस, मतलब इसको कंसिडरिंग गॉस थ्योरम, आप सपोज कर लो कि आप निकालना चाहते हो कंसिडरिंग गॉस थ्योरम, राइट। तो आप क्या करोगे, ई डॉट डी एस लिखोगे। भाई जो फील्ड यहाँ मान रहे हैं आप वही फील्ड यहाँ मान रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं है। तो आप किसके लिए लिखोगे, यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के लिखोगे। और क्यू एनक्लोज क्या लिखोगे, क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। और क्यू एनक्लोज क्या आपका क्यू है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। और ये सॉल्व के क्या होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख देंगे। तो जो मैं यहाँ कह रहा था वही चीज आ गया। और आप इसको ऐसे सेम रिजल्ट आ गया। और अगर आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखते तो पता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, या इसी क्यू को लिख दो, ये क्यू को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कट कटा के क्या आ जाता है, ये E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के वजह से जो शेल पे जो चार्ज है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उससे दूर बाहर निकाल रहे हो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यू नो दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब कि बाहर यहाँ पे फील्ड सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू से कैपिटल आर की वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब कि अगर हम इस रिजल्ट को देखें तो ये वैल्यूज क्या बता रहा है कि इसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से क्या आएगी, कम आएगी। तो शेल के सरफेस पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, और शेल के सरफेस से बाहर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे, हमें आगे जाए तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दिस इज व्हाट वी लर्न। अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं। सो नाउ 1A पार्ट 3 मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। लेट्स गो टू द राइट, दिस इज 1A कंडक्टिंग शेल की बात करें, और कंडक्टिंग शेल के पार्ट 3 की बात करें, मतलब जब इस शेल के अंदर के किसी पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ दिखा रखा आपको लाइक पार्ट 3 आर लेस देन आर के केस में, यानी कि इस केस को करने की बात हो रही है। तो अगर आप ऐसा लेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। तो लेट्स टेक दिस कंडक्टिंग शेल ले लेते हैं पहले, जिसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा है। तो ये हमने कंडक्टिंग शेल ले लिया, वो बोला देखो जी ये हमारे पास शेल है, और इस शेल को हमने चार्ज दे रखा है, इस शेल को हमने चार्ज दे रखा है, चार्ज ये हमने दे रखा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इस शेल के वजह से जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके वजह से हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, एंड दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ये इसका सेंटर है, ये इसका अपना रेडियस है आर, एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड फील्ड हियर, ये स्मॉल आर यहाँ पे निकाला जाए। तो जो फील्ड यहाँ होगा वो फील्ड यहाँ भी होगा, वो फील्ड यहाँ भी होगा, वो फील्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, उतने ही डिस्टेंस पे, ये यानी कि ये सब एक जैसे आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब कि जो फील्ड आप यहाँ निकालोगे वही फील्ड इन सब जगहों पे होगा।
तो आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस मान लीजिए और इस गॉसियन सरफेस के को यूज करिए। तो अब आप ये डायग्राम तो बना ही चुके हैं, अब फिर से इसी डायग्राम को हम लोग प्लेस कर सकते हैं, या यहाँ पे मैं एक ये यूज कर रहा हूँ, ये लिया और बोले देखो जी ये दिखाया आपको कि आपको यहाँ निकालना था, राइट। तो आपने बोला कि ओके लाइक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना था, ये आर डिस्टेंस पे यहाँ निकालना था। तो जो यहाँ होगा वो हर जगह इसी तरीके से होएगा, और इसका अपना रेडियस कितना है, इसका अपना रेडियस कैपिटल आर है, इसका अपना रेडियस कितना है, कैपिटल आर है भाई ये, और चार्ज इसके सरफेस पे, और आपको जो फील्ड यहाँ निकालना है ये हर जगह सेम होएगा। तो अब अगर गॉस थ्योरम लगाएंगे इस स्फीयर के लिए, तो यूजिंग 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 गॉस थ्योरम फॉर गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है इसके लिए, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर आप करोगे यूजिंग गॉस थ्योरम फॉर गॉसियन सरफेस, तो जब आप इसके लिए निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, सो ई डॉट ds and that is equal to q enclosed by epsilon naught, राइट। तो अब क्या करें सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा पता नहीं, बट जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ सेम होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए वही डायरेक्शन इसके ds का होना चाहिए। तो ये तो आप क्या लिखेंगे, ई ds cos 0, और आप कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर ऐसे कर दोगे, और क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या सॉल्व हो के आएगा, ई कांस्टेंट मान लिया हर जगह पे, बाहर निकाल लिया, फिर ds को आप इंटीग्रेट करो तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, एंड दैट इज क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब दिक्कत ये है कि क्यू एनक्लोज कहाँ है, चार्ज तो सरफेस पे बाहर है, शेल के ऊपर है, और आपने इधर लिया, तो यहाँ क्यू एनक्लोज क्या हो गया, 0, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। अब कहा जा रहा है कि देखो जी चार्ज यहाँ पे है शेल के आउटर सरफेस पे, और आप अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। क्यों, क्योंकि एनक्लोज चार्ज ही 0 है। अब याद करो वो बात बताएगी कि फील्ड तो एनक्लोज चार्ज की वजह से नहीं होता, सिर्फ एनक्लोज चार्ज की वजह से नहीं होता, फील्ड तो एनक्लोज चार्ज और आउटसाइड चार्ज दोनों की वजह से होता है, फ्लक्स सिर्फ इंटरनल की वजह से होता है। तो आपने जो गॉस थ्योरम निकाला वो तो फ्लक्स काउंट के लिए निकाला, तो फ्लक्स काउंट तो आपका 0 आएगा क्योंकि चार्ज बाहर है, एनक्लोज में तो चार्ज है ही नहीं, तो आपने फ्लक्स 0 लिख दिया। तो लेकिन फ्लक्स 0 होने का मतलब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो आप इसको कैसे और ज्यादा, थ्योरम से तो समझ में आएगा कि होगा, बट इसको और कैसे एक्सप्लेन करो, तो इसको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से ये डायग्राम लेता हूँ, और देखिए राइट, इसको फिर से लेता हूँ और आप समझिए ऐसे कुछ, अगर मैंने ये ले लिया और बोला जी देखो जी इस पे चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, और अब मैं बोलूं कि इसके वजह से आप अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालिए, अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालिए, सेंटर पे निकालने की बात की जाए, तो यू ऑल्सो नो दैट कि जितना इधर होगा उतना इधर होगा, जितना इधर होगा उतना उधर होगा, तो ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ की बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ की बात करो तो ये एक इमेजनरी डॉटेड लाइन आप सोचो, ऐसे ऐसे गुजर, तो इस पे जो चार्जेस होंगे, ये जो चार्जेस होंगे, यानी कि इस पूरे शेल को, स्फेरिकल शेल को इस लाइन से ऐसे डिवाइड करो, तो ये सारे चार्जेस इसके बहुत नजदीक है, तो इन सारे चार्जेस का फील्ड क्या होगा, जैसे इस चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है, इधर, इसके वजह से फील्ड किधर होता है, इधर, तो इन इधर जितने भी चार्जेस उन सबका फील्ड इधर होता है, और इधर वाले चार्जेस का फील्ड किधर होता है, इधर, तो एक रिजल्टेंट इधर आएगा, एक रिजल्टेंट इधर होगा, दोनों रिजल्टेंट इक्वल एंड अपोजिट होकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये लॉजिकली मैंने आपको बताया कि अगर चार्जेस ऐसे बाहर की तरफ हैं, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे, शेल पे सेंटर पे, या अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 होएगा। अगर हम पॉइंट चार्जेस के कॉन्सेप्ट को लेकर के अप्लाई करें, तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, इसको 2 बार आपको सुनना चाहिए। मैंने बोला, एक बार मैं ही रिपीट कर देता हूँ, कि जैसे ये दिखाया तो सेंटर पे फील्ड कितना होता, तो आप बोलते ना आप हाफ कर लीजिए ऐसे, तो जितना इधर के स्फेयर के ऊपर, राइट। मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर आपको समझाने के लिए एक जुगाड़ लगाता हूँ, देखते हैं कि आप कैसे समझ पा रहे हैं। अब मैं ये कहूँ आपको कि
कि अगर आप इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं और चार्ज ऐसे है, तो ये एक तरीके से क्या बना, हेमिस्फीयर बना ना, एक तरीके से हेमिस्फेरिकल सेल बना। तो इस पूरे हेमिस्फेरिकल सेल की वजह से फील्ड इधर होना चाहिए ना, और इधर भी अगर चार्ज होएगा, इधर भी चार्ज होएगा, तो इस हेमिस्फेरिकल सेल की वजह से फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल होकर जीरो होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, होगा ना। अब उसी तरीके से फिर मैं एक आपको ये बात समझा रहा हूँ कि एक फिर से हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया, शेल ले लिया, और अब हमने क्या कहा कि आप एक ऐसे समझिए, जस्ट थिंक लाइक दिस, कि ऐसे मान, और अब इसके सेंटर पे बात करिए, तो ये जितना भी हेमिस्फेरिकल शेल का, जो हेमिस्फेरिकल नहीं, मतलब इससे ऊपर वाले पोर्शन पे जितने भी चार्ज होंगे 3 डायमेंशनली, उन सबका फील्ड किधर होगा, इधर। तो ये दूर दूर हो गए, ये चार्जेस ज्यादा हैं लेकिन इनकी दूरी क्या हो गई, इस पॉइंट से दूर, ज्यादा दूर हो गए, तो इनका फील्ड भी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि शेल के अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। दिस इंप्लाइज दैट field intensity at any point inside the conducting shell is zero. That's what the point is. तो ये जीरो होगा। तो आपने क्या देखा, सरफेस पे सबसे ज्यादा है, सरफेस से दूर जाओ तो कम होता जा रहा है, और सरफेस के अंदर कहीं भी जाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो ये इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, इसको अगर ग्राफिकली देखें, ये ग्राफिकली देखने की बात कही जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। जरा देखें आप लोग, कोशिश करेंगे कि ये ग्राफ सही बन जाए। तो अगर हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और इस पे आर को रिप्रेजेंट किया, तो हमने क्या देखा कि जब तक आर कैपिटल आर होता है, आर जब कैपिटल आर के बराबर है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को क्या मिलता है, मैक्सिमम। ये ई मैक्स लिखा हुआ है, एंड हाउ मच इट्स वैल्यू इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आर जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलता है, और उसके बाद अगर आप आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, और फाइनली क्या हो जाएगी, खूब दूर जाकर के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। सो व्हाट डू वी हैव अंडरस्टूड, जब डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है, यानी कि सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है, और फिर जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ये घटता जाएगा, और इधर किसी भी पॉइंट पे, यानी कि जीरो से लेके इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इज ओके नाउ। सो फॉर ऑल दोज पॉइंट्स, यानी कि यहां से ये देखा, फॉर जीरो टू पॉइंट नंबर 1, फॉर जीरो टू आर ग्रेटर इक्वल टू जीरो और लेस देन आर, electric field is zero. Number 2, for r equal to r, electric field is maximum, and that's value is how much, sigma by epsilon naught, or you can write q by 4 pi epsilon naught r square. Or for r greater than this r, so electric field is how much, sigma r square upon epsilon naught r square, or you can write q by 4 pi epsilon naught r square. So this is what you have learned here. तो ये बहुत बेसिक रिजल्ट हमने सीख लिया है कि कंडक्टिंग शेल की वजह से क्या होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो आपके दिमाग में चली गई होगी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ये शेल की वजह से अंदर सरफेस पे और बाहर निकाल लिया। नाउ विल टॉक अबाउट कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, ये। अब हम इसकी बात करेंगे और फिर इसकी बात करेंगे। So let's talk about conducting hollow sphere या conducting solid sphere। तो जरा इस पे बात करने के पहले हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, as we discussed earlier, कौन से टॉपिक में, लाइक कंडक्टर placed in external electric field,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद होगा आपने ये टॉपिक पढ़ा है, पीछे मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में ही समथिंग। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, जीरो होता है, और वो सारा चार्ज कहाँ लेके चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor, at any point is zero। कंडक्टर के अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरी बात कि जो भी चार्ज, मतलब वो ऐसा करने के लिए क्या करता है, चार्जेस को सरफेस पे लेके भेज देता है। सो चार्जेस गिवन, या तो चार्ज दो या वो इंड्यूस चार्जेस आप डेवलप करो। चार्जेस सप्लाइड और इंड्यूस्ड चार्जेस, चार्ज सप्लाई किया वो या जो इंड्यूस चार्जेस है, that all charges supplied, all that charges reside on surface of conductor। और ऐसा क्यों, क्योंकि उसको कंडक्टर के अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना होता है। ये बात हमें पहले अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि कंडक्टिंग शेल के केस में, राइट, जो भी चार्ज था वो सरफेस पे था, उससे बाहर आपने फील्ड निकाल लिया, और सरफेस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए पूरे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके निकाल लो या आप गॉस थ्योरम से निकाल लो। बट अंदर चले जाते हो तो ये बात सही नहीं होती। अब ये जो बात मैंने बताई थी आपको कि above assumption is not true for r less than r, यानी कि जब आपको बाहर निकालना है या सरफेस पे निकालना है तब तो आप ऐसा कर लो, लेकिन अंदर निकालने जाओगे तो चार्ज को आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं मानोगे, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको, समझ में आ गया? यस सर। और अब मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग कंडक्टर के अंदर के किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो वो जीरो होता है, और जो भी चार्ज दिया गया है या जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जो चार्जेस डेवलप हुए हैं वो सब के सब उसके सरफेस पे आ जाते हैं। सो इफ इट इज लाइक दिस, तो अब हमने क्या किया कि इस बात को ध्यान रखते हुए लेट्स टॉक अबाउट दिस 1A का पार्ट 2 करते हैं हम लोग, राइट। लेट्स सी, सो 1 and now we'll talk about B. What is this B? Like conducting, just a minute, yeah, so we are saying 1B, यानी कि कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात हो रही है। सो वी आर इनटू 1B सेक्शन नाउ। तो अगर हम 1B की बात कर रहे हैं, या 1B की बात कर रहे हैं, तो 1B की बात करने का मतलब कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात हो रही है। सो व्हाट इज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर? सो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हमने ऐसे बनाया, ये स्फीयर लिया और इसके अंदर हमने ये करीब करीब इतना एरिया हमने ब्लैक कर दिया। सो वी आर सेइंग दैट दिस इज अ कंडक्टिंग। आपको भी समझ में आया कि ये कैसे हुआ है। तो ये इस केस में ये हमारा सेंटर है, दिस इज आवर सेंटर, और ये इनर रेडियस हो गया R1 और ये आपने आउटर रेडियस ले लिया इसका, यू हैव टेकन दिस outer radius. Let's take a different color to make it mark, like that will be far better, like this. तो ये हमारा R2 हो गया। So this is R1 and this is R2. तो अब अगर आप इसको चार्ज दोगे तो कंडक्टर को जब भी चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ स्टे करेगा? That will totally stay on its surface. कहाँ स्टे करेगा? इसके सरफेस पे स्टे करेगा, सब का सब चार्ज सरफेस पे स्टे करेगा। कंडक्टर अपने अंदर किसी पॉइंट पे चार्ज रखता ही नहीं, क्योंकि उसको अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है। तो अब अगर ये इंफॉर्मेशन हमें मालूम है तो चाहे वो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, अगर हॉलो स्फीयर हो तो भी सारा चार्ज कहाँ है? यहाँ पे, अंदर तो कहीं पे चार्ज है ही नहीं। तो फील्ड आप यहाँ कहीं बाहर निकाल लो या सरफेस पे निकाल लो तो फील्ड आएगा, बट जैसे ही अंदर जाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो यू नो, in case of conducting hollow sphere,
conducting hollow sphere, total charge given in case of conducting hollow sphere, total charge given will reside only on outer surface. तो समझ में आया? जो भी चार्ज in case of conducting hollow sphere, total charge given will reside only on outer surface, right? No charge inside, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं होगा. तो एक तरीके से ये क्या बन गया, जब चार्ज अंदर है नहीं तो therefore no charge inside, therefore it is a case identical to conducting shell. जो भी चार्ज हो गया सरफेस पे आ गया तो ये कंडक्टिंग शेल का ही केस बन गया. भले अंदर में कंडक्टिंग मटेरियल हो, उससे क्या होता है, जब चार्ज यही हो गया तो फील्ड तो क्या होगा, बाहर मिलेगा, सरफेस मिलेगा. इसका मतलब कि फॉर r greater than r, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यू कैन राइट दिस इज q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ऐसे लिख लो. फॉर r equal to r, that E is equal to what, sigma by epsilon naught, or you can write q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर कर दो. और थर्ड, अगर r आपने लेस देन r कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. भाई जो भी चार्ज है सारा का सारा सरफेस पे ही आ गया, तो बचा क्या, फिर अंदर में कुछ है ही नहीं. तो अब आप सरफेस पे निकालोगे तो एज शेल के केस में किया, बाहर निकालोगे तो फिर सेम, और अंदर करोगे तो इंक्लूड चार्ज है ही नहीं, तो यानी कि कहानी सेम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि 1b विल बी द सेम एज 1. अब ये केस भी हमने कर लिया. आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी डाउट. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट. बट अगर आप पीछे से थोड़ा मिला के देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा. लाइक इफ यू गो रिवाइंड एंड इफ यू गो बैक एंड गेट इट बैक, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारे को. अब अगला केस अगर हम 1c की बात करें, वी आर सेइंग दैट 1c की बात करें. सो 1c क्या था वो केस, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करें. सो लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. तो ये आपने एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लिया. अब आपने इसको चार्ज जो भी दिया, यू नो द कहानी इज सेम, द स्टोरी इज सेम. व्हाट स्टोरी इज सेम, व्हाट दैट जो भी चार्ज दिया वो चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है. ऑल द चार्जेस आर लाइंग ऑन द सरफेस. अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं. तो जब चार्ज अंदर होगा ही नहीं तो फिर ये कंडक्टिंग शेल की तरीके से बन गया कि नहीं बन गया, दिस विल बी अगेन लाइक अ कंडक्टिंग शेल. तो इसका मतलब कि अब चार्ज तो अंदर कहीं हो ही नहीं सकता, जो भी चार्ज है बाहर ही रहेगा. तो जब चार्ज बाहर ही रहेगा तो आप यहाँ किसी पॉइंट पे निकालना चाहो तो ये गॉस थ्योरम लगाओगे, बाहर निकालोगे तो फिर गॉसियन सरफेस लगाओगे, अंदर लगाओगे तो फिर वो इंटरनल वाला लेके चलना पड़ेगा, यानी कि शेल का केस बन जाएगा. So even in this case, in this case, total charge given to conductor, will only reside on its surface. Even in this case, total charge given to conductor will only reside on its surface. Therefore, it becomes a case identical to shell, conducting shell का. ऐसा शेल conducting shell का. So इसका मतलब कि फिर क्या होगा, same. Therefore, for r greater than r, so electric field will be sigma r square upon epsilon naught r square, or q by
4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर आपने r इक्वल टू r लिखा, सो दिस इज E इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आपने Q टोटल चार्ज दे रखा है। एंड अगर आपने थर्ड लाइक r लेस देन r रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब कि जो ये ग्राफ हमने पढ़ा था, दिस ग्राफ इज ट्रू फॉर व्हाट, दिस इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इन तीनों के लिए सेम होएगा। यस, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि दिस ग्राफ इज सेम फॉर conducting shell, conducting hollow sphere and conducting sphere. सेम ग्राफ मिलेगा। यहां तक बात समझ गए। अब अगर एक नॉन कंडक्टिंग शेल की बात करोगे तो क्या होगा उस केस में, तो चलो अब उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। सो नाउ विल टॉक अबाउट दिस इज 2। तो यस बच्चों, हम लोगों को अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शेल करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शेल करना है। तो हमने एक नॉन कंडक्टिंग शेल रख लिया, राइट, और इसके ऊपर चार्ज रख दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये। अब इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दैट मे बी एट दिस पॉइंट, दिस मे बी अ पॉइंट आउटसाइड हियर, और मे बी पॉइंट हियर, और मे बी अ पॉइंट हियर, दैट कुड बी अ डिफरेंट रेडियस पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक लाइन खींच दिया ऐसे, बोले ओके दिस इज P पे निकालो, और P1 पॉइंट पे और P2 पॉइंट पे निकालो, एंड दिस इज P3 पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन जनरल ये आपका R रेडियस है, लाइक मतलब सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस R है इन जनरल। तो यानी कि ये P1 है, P2 होगा तो ये R किसके बराबर होगा, इस R के बराबर होगा, समथिंग लाइक दैट। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शेल है, आपको इसकी वजह से बाहर के पॉइंट पे, अंदर के सरफेस पे और अंदर के किसी पॉइंट पे निकालने के लिए बोलेंगे। सो P1 is, if I name it O, then OP1 represents R, and that R is what? This R is greater than R. OP2 represents R, that is represents R, and this R is equal to R. And OP3 we are talking, that is represented by R, and that R is less than R. That's what the point is, कि हमें इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। So we can do like इसको हमने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया और इसको 3 कह दिया, like if we are trying to do it। तो अब अगर हमें इस 1 पार्ट के लिए करना है या इस पे करना है, तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। जस्ट टू मेक इट वेरी कंसाइज में अगर हम इन चीजों को करना चाहें, एक ही साथ करना चाहें, तो देखिए मैं आपके लिए क्या करूं। आई एम टेकिंग दिस अलग अलग रेडियस का, राइट, मैंने यहाँ पे यस जो हमें निकालना था उसके लिए एक सरफेस ये लिया, अब एक दूसरा सरफेस ले रहे हैं। राइट, एंड एक थर्ड हमने अंदर में ले लिया। समथिंग लाइक दिस। अब जरा गौर से देखिए कि आपको ये जो ब्लू शेल दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, और इस नॉन कंडक्टिंग के ऊपर आपने चार्ज रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस प्लस प्लस। और अब आप कह रहे हो कि इसके वजह से आपको इस P1 पॉइंट पे निकालना है या P2 पे निकालना है या P3 पे निकालना है, तो क्या करोगे। तो इसको, ये गॉसियन सरफेस 1 हो गया, सरफेस 1 मान लो आपने, सरफेस 1 मान लिया, इसको आप सरफेस 2 मान लो, सरफेस 2 मान लो, और इसको आप सरफेस 3 मान लो, राइट।
तो अब सरफेस 1 के लिए निकालना चाहते हैं, यानी कि लेट्स सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, E डॉट ds लिखा एंड दैट शुड बी इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम लगाया किसके लिए, सरफेस 1 के लिए, ये आउटर सरफेस जो है हमारा है दैट इज सरफेस 1। और इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शेल करना, तो जो ये शेल है इस पे जब अपने चार्ज दे रखा तो चार्ज कहाँ होगा, उसके सरफेस पे होगा। सो लेट सपोज Q इज टोटल चार्ज, टोटल सप्लाइड चार्ज जो उसके ऊपर चार्ज है, राइट। तो सिग्मा क्या होगा, दैट इज Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो जब आप यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अब आपने कंडक्टिंग में सब कुछ देख रखा है, तो अब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो Q एनक्लोज की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, दैट इज सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर और दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, E ds cos 0 डिग्री सरफेस 1, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉल्व होकर के क्या आ गया, EDS आ गया, cos 0 1 हो गया, और E यहाँ पे हर जगह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। नाउ दिस E into 4 pi r square is equal to sigma into 4 pi r square divided by epsilon naught। तो ये रिजल्ट आया क्या, ये 4 pi कट जाएगा, यानी कि दिस इज कमिंग आउट सिग्मा r square अपॉन epsilon naught r square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिस इम्प्लाइज, यानी कि ये रिजल्ट था हमारे पास, तो इसको आप काट करके, यानी कि दिस इम्प्लाइज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू दिस, यानी कि फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दैट्स व्हाट वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। ये हमारा नॉन कंडक्टिंग शेल के वजह से बाहर के पॉइंट पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमें सरफेस पे निकालना है, इफ वी वांट टू फाइंड इट लाइक 2a का पार्ट 2, लाइक वी आर सेइंग r इज इक्वल टू r पे निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, E डॉट ds करेंगे, किसके लिए, सरफेस 2 के लिए, आपको दिख ही रहा है सरफेस 2 यहाँ पे, यानी कि इसके लिए, ताकि अब यू सी फील्ड आपको इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट पास पास है, तो जितना फील्ड यहाँ होगा ऑलमोस्ट हर जगह सेम होएगा, तो आपने इसको सिर्फ एनवेलप कर लिया, और अब इसमें ये पूरा का पूरा जो इस ब्लू वाले जो शेल है उस पर जितना चार्ज था वो सब के सब इसके अंदर क्या मान लिया जाएगा, एनक्लोज कर लिया जाएगा। आपके दिमाग में अगर ये डाउट आएगा कि सर ये पॉइंट फिर भी इसके ठीक थोड़ा सा दूर है ना सर, कुछ तो फर्क पड़ेगा यार, तो इसको और करीब कर दो, और करीब कर दो, और करीब कर दो, तो ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, इसलिए कोई फर्क के बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सरफेस 2 के लिए निकाला ना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज व्हाट, सरफेस 2 के लिए करोगे तो अगेन E ds cos 0, राइट, एंड सरफेस 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, सर ये क्लोज सरफेस 2 की बात हो रही है, and this is sigma into what 4 pi r square and this is epsilon naught। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, if you solve it, so this is going to be E into 4 pi what, अब कैपिटल R स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि R के बराबर हो गया, और ये क्या हुआ, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये काट देंगे तो रिजल्ट क्या आ गया जी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, राइट। तो ये तो करने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें सीधा सीधा R और स्मॉल r बराबर कर दीजिए तब भी रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अगर आप इसको कुछ मान लें, इफ यू नेम सम इक्वेशन, तो इस इक्वेशंस के थ्रू आप इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल दीजिए और वहां से रिजल्ट निकाल दीजिए, यू गॉट इट नाउ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिर देखें, जैसे कि हमने कंडक्टिंग के केस में पढ़ा था, गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो पीछे आपने पढ़ा है वो ये 2 पार्ट में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि पीछे लाइट कट गई थी तो वो इस तरीके से एक लेक्चर बन नहीं पाया, तो मैंने इन दोनों लेक्चर को क्लब करके फिर आपको भेजना है। सो दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड इन अ डिफरेंट टाइम, और इसलिए वो पीछे मैं आपको ले जा करके नहीं दिखा सकता कि पीछे वाले पेजेस पे क्या था। सो होप यू विल अंडरस्टैंड, और वैसे सारी बात आपको यहाँ समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि अगर P1 और P2, मैं ये कहता कि कंडक्टिंग के शेल के केस में जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, और हमने वहां एक पढ़ा था कि अगर बाहर के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो या सरफेस पे निकालना हो तो हम पूरे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके मान सकते हैं। ये वाली बात यहाँ भी सही हो रही है। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे जो रिजल्ट आया था, ये
दिस सिग्मा अपॉन दिस, ये जो रिजल्ट आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अगर इस सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर अगर आप डाल दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आएगा ना। यानी कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा आर स्क्वायर, यही रिजल्ट आएगा ना। सेम ये आर स्क्वायर है, इसको कलर चेंज करके लिख दिया था, राइट। लो जी ये गड़बड़ हो गया। सो विल राइट ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो यानी कि ये रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जब अगर जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना, वो फील्ड अगर शेल के सरफेस से बाहर है, तो हम शेल के सरफेस पे जितना चार्ज है उस चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके और फिर हम सीधा के क्यू बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। और दिस कैन बी डन इवन फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। सो ये जो दो सीखी हमने यहाँ पे, यानी कि टू कैलकुलेट electric field intensity at a point r greater equal to r due to shell। बाकी आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि शेल के केस में ही नहीं बल्कि हॉलो के केस में भी और स्फेयर के केस में, शेल ड्यू टू शेल या हॉलोस्फेयर के केस में भी एंड ड्यू टू स्फेयर के केस में भी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर ग्रेटर देन दिस आउटर रेडियस, ये आर मतलब आउटर रेडियस की बात हो रही है, आउटर रेडियस। अभी आउटर रेडियस कहने का, हॉलो के केस में इनर और आउटर रेडियस दोनों होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर ग्रेटर इक्वल टू आर, राइट, ड्यू टू शेल, हॉलोस्फेयर एंड स्फेयर, राइट, कैन बी कैलकुलेट। To calculate this, we can consider that total charge is concentrated at center of shell। अगर हॉलो स्फेयर हो तो स्फेयर, हॉलोस्फेयर हो तो स्फेयर, और हॉलोस्फेयर हो तो हॉलोस्फेयर कर देंगे, at center of shell or sphere, right। and then E is equal to kq by r square can be applied। बच्चा आप लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां भी सीखेंगे आप कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना हो तो वहां पे भी हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, चार्ज को अंदर में कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दिस इज वेरी ट्रू। यानी कि आउटर रेडियस से बाहर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात हो रही है, एंड दिस ऑलवेज हैपेंस ओनली इन दिस स्फेरिकल ज्योमेट्री, नॉट इन सम अदर काइंड ऑफ ज्योमेट्री। ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्वेश्चन क्या है, ओनली फॉर स्फेरिकल ज्योमेट्री, राइट, चाहे वो कंडक्टिंग हो या ज्योमेट्री, राइट। समझ गए बच्चा लोग। तो ये पॉइंट बड़ा क्लियर हो गया। अब हमें कहा गया कि भाई ठीक है अंदर निकालना है, तो भाई ठीक है 2a3 मीन्स इनसाइड निकालना है आपको। तब उस केस में क्या करेंगे आप, फिर से जैसा कि हम लोगों ने इधर डायग्राम बना रखा है, तो अब आप कह रहे हैं कि या वी हैव ऑलरेडी मेड, अब ये अंदर वाला सरफेस ले लीजिए, सरफेस 3 के लिए कर लीजिए ई डॉट डी एस, आपको अलग से डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं। अब यही है ना P3, यानी कि ये सरफेस 3 के लिए आप ई डॉट डी एस करेंगे। अब इसमें चार्ज एनक्लोज क्या है, 0 है, तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, लाइक ई डॉट डी एस करेंगे किसके लिए, सरफेस 3 के लिए, एंड यहाँ क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे। ठीक है जी। सो अब क्या हुआ यहाँ पे, सो दिस इज E into ds, this surface free, and that is equal to 0 by epsilon naught। तो ये अगर सॉल्व होकर के इधर लेफ्ट हैंड साइड ये इतना आया भी तो ये तो 0 हो गया, यानी E is equal to क्या हो गया, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के किसी पॉइंट पे क्या होगा, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड इज 0। कब केस में बेटा, चाहे वो कंडक्टिंग शेल हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग शेल हो, भैया हर केस में ये रिजल्ट होने वाला है। तो अगर हम इसको ग्राफ के नजरिए से देखें, ग्राफिकली जो अभी इंफॉर्मेशन पड़ा उसको प्लॉट करें, सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी देयर, लाइक समथिंग लाइक दिस। इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इस पे आपने रेडियस ले लिया, राइट। ये R इज इक्वल टू कैपिटल R रखा हुआ है। तो आपको मालूम है कि जब तक
जब तक रेडियस 0 और r के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ये डार्क करने का मतलब इसको हम दूसरे कलर से दिखाएं, बोले कि देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 0 to r के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और फिर जब r कैपिटल R के बराबर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, मैक्सिमम, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद वो घटना स्टार्ट करता है समथिंग लाइक दिस विल कीप ऑन गोइंग गोइंग गोइंग, फाइनली ये इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ मिलेगा। यू रिमेंबर द सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ वी हैड ऑब्टेन्ड फॉर शेल, पूरा कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सो एक तरीके से राइट, केस of non-conducting shell is identical to what? Identical to conducting shell और hollow sphere. Conducting hollow sphere का मतलब hollow sphere और sphere, बट हर हाल में conducting sphere, same. That's what the point is. Why? Because non-conducting shell है चार्ज, तो उसके एक ही साइड पे रह जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो एक तरीके से वही सिचुएशन बन गया। So this is what we have done it. एक बच्चा के दिमाग में एक सवाल यहाँ आ सकता है, बट बेहतर है कि उस सवाल को थोड़ी देर के लिए बंद करें, बाद में हम लोग उसको करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोगों ने ये नॉन कंडक्टिंग शेल का काम खत्म कर लिया। अब नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर होगा तो क्या होगा, सो विल बी डूइंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। So non-conducting, non like 2b ka, like we are doing 2b, that is non-conducting, बार-बार ये 2b, that is non-conducting hollow sphere, non-conducting hollow sphere, non-conducting hollow sphere। और वो कैसा है जी, यहाँ पे ये ऐड कर दिया जाए, uniformly charged non-conducting hollow sphere, ये केस करने जा रहा है। तो अब आप एक कैसे बनाएंगे hollow sphere? So let's make hollow sphere and see. Okay, and अब हम एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। अभी इसको ब्लैक कर लेते हैं पहले, बीच के पार्ट को। Now here this is, हमें इसको मानना होगा कि ये एक, we are talking about non-conducting hollow sphere की बात हो रही है। So this is non-conducting hollow sphere है ये, and उस केस में what point we want to make out कि जो inner radius है, this one, this is R1, और जो outer radius है this one, this is R2. So inner radius is this inner radius is R1 and outer radius is R2. ये 3-dimensional ज्योमेट्री आपको मानना है। और अब ये नॉन कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पे चार्ज कहाँ होएगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो सब ऐसे स्प्रेडेड होएगा, इस तरीके से चार्ज स्प्रेड होएगा हर जगह पे। At every point this charge will be right. So if we concentrate, हमें ये साफ साफ पता चलना चाहिए कि एक, जैसे आपने कॉस्को की बॉल देखी होगी, उसकी कोई थिकनेस होती है, तो जो मटेरियल है उसका पूरा राइट, जो उसका पूरा का पूरा मटेरियल है, उस पूरे मटेरियल में, यानी कि जो ये पूरा मटेरियल है, इस पूरे मटेरियल के अंदर चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है, तो वो चार्ज हर जगह रख सकता है। अगर ये कंडक्टिंग होता तो चार्ज यहाँ नहीं होता, चार्ज कहाँ चला जाता, सारा का सारा सरफेस पे चला जाता। तो नाउ इन दिस केस चार्ज कहाँ पे, इस वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब क्या करेंगे, चार्ज यहाँ पे हम ये कहेंगे कि चार्ज इज
distributed over volume. Charge is distributed over volume. Therefore, volume charge density पढ़ेंगे हम लोग. अभी तक surface charge density की बात हो रही है, volume charge density, and this volume charge density will be represented by rho now. I said rho आएगी. So this rho is equal to how much charge? Let's suppose Q है, and that total volume is 4/3 pi, and now we can say R2 cube minus R1 cube. तो ये charge per unit volume हो गया, ये volume charge density हो गया. Now this volume charge density जो rho दे रखा है, volume charge density दे रखा है, right? Just for a while. So this is volume charge density we have got. This rho is equal to Q upon 4/3 pi R2 Q minus R1 Q. अब मतलब कहीं पे भी जो चार्ज है वो इस तरीके से है, वॉल्यूम चार्जेस डेंसिटी यूनिफॉर्मली ऐसे स्प्रेडेड. नाउ वी हैव टू डू व्हाट. इसमें बहुत सारे केसेस आ जाएंगे. पहला केस आएगा 1 दैट R इज ग्रेटर टू R2, माने R2 से बाहर की बात कर लो. तीसरा केस आप मान लीजिए कि आप इट्स बेटर नाउ, आई मीन यहाँ से इसको मिटा देते हैं और हम इसको यूज करेंगे अपने डायग्राम को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए. तो हमें जिस केसेस पे निकालना, वी हैव टू फाइंड फील्ड, at number 1 R greater than R2, पहला केस. number 2 R equal to R2. number 3 R is less than R2 but greater than R1. number 4 R is equal to R1 कहें या less than R1. This is what the case is. हमें इन 4 केसेस को निकालना है, यानी कि 2B के अंदर 1 2 3 4 we have to do it. So now see what I'm doing. I'm taking a different sphere Gaussian surface के लिए. आप समझते जाइएगा. यहाँ पे ये एक मैंने बाहर के लिए लिया. मीन्स इफ यू आर टेकिंग समथिंग लाइक दिस, ये एक स्फेयर मानेंगे जो हमारा सरफेस 1 होगा. दिस इज आवर सरफेस 1. अब ये आपको बाहर निकाला होगा, यानी कि R ग्रेटर देन R2 हुआ. तो अब एक दूसरा लेते हैं हम लोग. वो कुछ इस तरीके से ले रहे हैं जो कि सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज सेइंग जस्ट राइट. मीन्स वी आर सेइंग दैट अगर हमें so this we have taken, this is the second sphere we have taken. मतलब ये बाहर, ठीक बाहर, यानी कि यहाँ पे निकालना हो. तो अब एक अंदर में निकालना है, तो अंदर वाले के लिए हम लोग थोड़ा थिक लाइन लेकर के और फिर ये ड्रॉ कर रहे हैं. लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस. ये ले लिया हमने, राइट. ये अंदर के किसी पॉइंट पे निकालने के लिए. और द फोर्थ वन, जब आपको कहना है कि मुझे डीप मतलब इनसाइड निकालना है, सो लेट्स यूज दिस. अब हमने बोला कि भाई हमें अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ कहीं पे. तो ये 4 स्फीयर दिखा रखा मैंने, और इन सब के लिए राइट, दिस इज सरफेस 1, ये सरफेस 2 हो गया, और ये जो दिख रहा है आपको ये सरफेस 3 हो गया. लेट्स टेक इट लाइक दिस वन, राइट. ये सरफेस 3 हो गया आपका, ठीक है जी. ये सरफेस 3 हो गया. एंड जो यहां पे दिख रहा है ये आपको दिस वन, दिस इज सरफेस 4. ये सरफेस 4 हो गया. हर बार गॉसियन सरफेस लेना था आपने, तो बाहर के इस पॉइंट के लिए नहीं कि अब जरा गौर से देखिए, मैं यहाँ पे 4 लाइनें यूज कर रहा हूं. तो सेंटर से एक डिस्टेंस ये लिया. लेट मी टेक यू अ डिफरेंट कलर, दैट विल बी मच बेटर. तो ये हमने यूज कर लिया. यहां से एक ये, नो दिस इज नॉट गोइंग वेल, सो समथिंग लाइक दिस. ये हमने एक ले लिया. दिस इज, या दैट्स बेटर. सो दिस इज, ये एक रिप्रेजेंट किया R. फिर दूसरा R रिप्रेजेंट किया जो हमें ये वाला दिख रहा है. सो वी आर टेकिंग दिस वन, और इट्स बेटर टू शो दिस साइड पर्टिकुलर. ये ले लिया.
भाई आप ये ले लो 2, राइट। सॉरी गाइस, सो दिस इज, एक ये ले लिया। तीसरा हम अंदर का यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये थर्ड यूज हो गया, राइट। थोड़ा डार्कर लेना पड़ेगा हम लोगों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस इज, ये थर्ड ले लिया हमने। और फोर्थ के लिए तो सीधा सा, राइट, हमने बोला ये वाला ले लिया जी फोर्थ। सो ताल्लुक, हमने आपके लिए ये सारा अरेंजमेंट कर दिया। या बाहर के सरफेस की बात करें तो ये लाइन ले लीजिए और ये डिस्टेंस कहाँ बोला, आर मान लिया पहली बार, यानी आर ग्रेटर देन आर टू ले लिया। जब आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो यू सी, इसको आपने इससे दिखाया है, यानी कि अब इसको आर मान लीजिए। जब आप ये दिखा रहे हैं, ये लाइन दिखा रहे हैं, तो आपने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये देख रहे हैं ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसको आपने इससे दिखाया है, ये वाली ये लाइन दिखाई है, यानी कि इसका रेडियस ये हो। अब इसको आर मान लीजिए आप, और फिर जब अभी आप ये ले रहे हैं तो इसको आर मान लीजिए। तो 4 जगह आर मैंने लिखा है। ये दिस इज, ये रिप्रेजेंट करा बाहर वाला, ये रिप्रेजेंट करा ये इस सर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए, थर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फोर्थ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब मैं सीधा सीधा क्या करूंगा आपको कि अगले पेज पे ले जाकर के, अगले पेज पे आपको ले जाकर के मैं इनका एक एक करके रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, राइट। सो दिस इज 2B, we'll be doing part 1 now. So 2B part 1. सो इसमें हमें क्या करना है, E डॉट ds लगाना है। सो E डॉट ds क्या, सरफेस 1, एंड दैट इज क्या, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज Q एनक्लोज, चार्ज तो डिवाइडेड है रो के ऊपर। सो आप लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 जो वॉल्यूम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के ऊपर, तो 4/3 4/3 पाई, एंड दिस इज व्हाट, R2Q माइनस R1Q, यही टोटल वॉल्यूम है। दिस इज द चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, E इंटू, अब बहुत बार करके दिखा चुका है तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं रिजल्ट। सो रो इंटू 4/3 पाई, एंड दिस इज R2Q माइनस R1Q एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा क्या, सो 4 पाई कैंसिल हो गया। सो दिस इज रो व्हाट, R2Q माइनस R1Q एंड नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। दिस इज आवर वैल्यू ओवर हियर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, किसके लिए, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड। तो अगर आप इस पूरे को, मतलब आप ये देख रहे हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसको Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर से भी लिखते हैं ना, तो ये सेम रिजल्ट आता। Q आप कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, दिस इज Q। एक तरीके से देखा तो ये क्या हुआ, Q है, यस। और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो तो सेम रिजल्ट आएगा। दिस इज आइडेंटिकल टू, ये जो रिजल्ट देख रहे हैं आपको, आइडेंटिकल टू, यानी कि दिस रिजल्ट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही है। यस, आप यहाँ पे Q की वैल्यू रख दीजिए। Q क्या लिखेंगे, रो इंटू दिस, अब ये आपने बताया ना, यहाँ पे Q को क्या लिखेंगे, Q दिस 4, अब यहाँ कैपिटल Q है लिखा है, तो चलो आप यहाँ भी कैपिटल Q लिख लें, आप यहाँ पे कैपिटल Q कर दें। यू टेक इट जस्ट फॉर अ मिनट, इसको आप कैपिटल Q लिख दीजिए। तो अगर आप कैपिटल Q लिख के करें तो आप सेम रिजल्ट होगा। तो आप यहाँ पे कैपिटल Q की ये वैल्यू उठा के इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए रो के साथ, तो रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ जाएगा। सो आई होप यू गॉट इट नाउ। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो ये तुमने पढ़ा है कि ये बाहर निकालने के लिए, चाहे वो शेल हो, स्फीयर हो, हर जगह के लिए ऐसा होता है। इफ यू हैव टू फाइंड अ फील्ड आउटसाइड और पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, तो आप, स्फीयर एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो उस चार्ज को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके और सरफेस के बाहर या सरफेस के किसी पॉइंट पे फील्ड या पोटेंशियल निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस। अब हमने जब ये रिजल्ट निकाल दिया, 2B का 1 हमारे पास आ गया, अब हम लोग किस पे जाना चाहेंगे, पार्ट 2 में जाना चाहेंगे। तो 2B पार्ट 2 के लिए चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। दिस इज 2B पार्ट 2 कर लेते हैं। सो यू आर सेइंग R इक्वल टू R2 की बात कर रहे हो, तो उसमें करना क्या है आपको, इस रिजल्ट में जब R R2 के बराबर होगा तो यहाँ R2 रख दोगे आप,
दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यहाँ तो कोई चेंज हो नहीं सकता। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, यानी कि यहाँ पे इस फॉर्म में लिखो तो यहाँ आर की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R2 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट बनेगा क्या, सिंपल, दिस इज E is equal to, look at this, rho 4/3 pi what, R2 cube minus R1 cube, this divided by what, this is your Q, yes, divided by 4 pi epsilon naught what, R2 का स्क्वायर। ये मैंने ये क्या लिख दिया, Q लिख दिया, Q अपॉन दिस। तो अब ये काट कूट करके अगर सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आएगा, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। यही रिजल्ट की बात हो रही थी, ठीक है, सेम रिजल्ट, दिस इज व्हाट 3 एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। यहाँ से भी सॉल्व करो तो बात समझ में आ गई। यानी कि आप अगर E डॉट डी एस सर्फेस इंटीग्रल लेके, ये कैसे किया आपने, बाय E डॉट डी एस किसके लिए, सरफेस 2 के लिए, और क्या लिखा, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपने गॉस थ्योरम लगाया सरफेस 2 के लिए। व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये जो सरफेस 2 है आपका, इस सरफेस 2 के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो जो सरफेस 2 के इस पॉइंट पे होगा वही यहाँ पे फील्ड होएगा। समझ गए आप लोग। अब आपको ये अंदर वाला पॉइंट जो है उस पे निकालना है, यानी कि इस ब्लू स्फीयर ये जो दिख रहा है इसके ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, समवेयर एट दिस पॉइंट। इसको मैं ब्लैक से दिखाऊं तो यू वांट टू फाइंड फील्ड हियर या फील्ड हियर, कहीं भी इसके ऊपर। तो इसको आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, अब ये कह रहे हो ये आर है हमारा, यानी कि अब आर की वैल्यू क्या हो गई, R2 से छोटी और R1 से बड़ा। सो इफ यू वांट टू डू दैट पार्ट, तो अब देखो ये क्या होगा, यस गाइस, सो दिस इज लाइक ये रिजल्ट है हमारे पास। सो अब हम 2b को, सो दिस इज 2b एंड थर्ड पार्ट को जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, E डॉट डी एस करेंगे, सरफेस 3 करेंगे, और क्या करेंगे, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे। नाउ Q, ये रिजल्ट तो क्या आएगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू जो भी लिमिट में है वो, और Q एनक्लोज की वैल्यू क्या होगी। अब आप लिखोगे रो एंड 4/3 पाई और R क्यूब माइनस R1 क्यूब एंड डिवाइडेड बाय, ये आपका Q एनक्लोज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझने की जरूरत है, ये क्या किया हमने यहाँ पे, इस केस में रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम कितना, इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये रेडियस R है यहाँ तक, और अंदर का ये रेडियस कितना R1। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम बचा है, ये जो पीला वाला इस ब्लू के अंदर, ये जो ब्लू देख रहे हैं आप, और ये जो इसके बीच में, यानी कि ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है, ये ऐसा जो पार्ट दिख रहा है, इसमें कितना चार्ज है, यानी कि इस बीच में कितना चार्ज है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो मैंने कर दिया, इसमें कितना चार्ज, इस पार्ट में कितना चार्ज, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने रो को मल्टीप्लाई किया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि इस बड़े स्फीयर इसका निकाल दिया, और इसमें से 4/3 पाई R1 क्यू ब्लैक वाले का माइनस कर दिया, तो इसका बीच का वॉल्यूम आ जाएगा। तो उस रो को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो Q एनक्लोज आएगा ना। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या करूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, मतलब स्लो बोलता हूँ। हमने क्या किया कि ये जो R है, इस R का रेडियस मान करके इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, 4/3 पाई स्मॉल r क्यू आ गया। और फिर ये जो ब्लैक वाला स्फीयर है, ये इसका वॉल्यूम निकालें तो क्या हो गया 4/3 पाई R1 क्यू। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो रो इंटू दिस, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया रो को इस वॉल्यूम से, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q एनक्लोज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अगले स्टेप में रिजल्ट आया क्या, 4 पाई कैंसिल होके, तो ये आ गया रो एंड दिस इज R क्यूब एंड दिस इज R1 क्यूब, एंड नीचे व्हाट 3 एप्सिलॉन नॉट रो R क्यूब माइनस R1 क्यूब, और नीचे क्या 3 एप्सिलॉन नॉट व्हाट R स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, बहुत खूबसूरत। दिस पर्टिकुलर रिजल्ट ओवर हियर, ये एंटर नहीं हो पा रहा है, सो विल टेक दिस वन। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ये किसके लिए आया, फॉर अ पॉइंट इनसाइड द दैट हॉलो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो है, जो चार्ज यूनिफॉर्म है, उसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया गया। अब आप 3 केस कर चुके, अब व्हाट यू वांट, सो यू वांट
समवेयर लाइक फोर्थ केस, तो फोर्थ केस के लिए आप जाओ तो फिर को 2b4 we are talking about this. So we will be doing what? We'll be taking like this E dot ds और अब गॉसियन सरफेस हम 4 ले लेंगे और फिर Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो ये कितना आएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका R छोटा हो गया और यहाँ Q एनक्लोज क्या आएगा? 0। ये फील्ड क्या आ जाएगा? 0। कुछ करना ही नहीं है, आप तो समझ गए हैं कि ये कैसे रिजल्ट आ रहा है। मतलब अब इसके अंदर इस वाले शेल के अंदर आप कहोगे सर मैं ठीक अंदर यहाँ पे निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, तब भी क्या होगा? एनक्लोज चार्ज तो 0 होगा, तो फील्ड क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। चाहे वो यहाँ निकालो या यहाँ निकालो या कहीं भी निकाल लो, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो 0 से लेकर के कितने तक? R1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। R1 और R2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? R1 और R2 के बीच में अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा नॉट दिस वन, R1 और R2 के बीच में, तो यहाँ पे ये भी बढ़ेगा, R भी बढ़ेगा और ये R बढ़ेगा। तो रिजल्ट यहाँ RQ में से ये R1 क्यूब, ध्यान से समझना है। हमें मालूम है कि R1 तक हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। R1 और R2 के बीच की बात हो रही है, R1 एंड R2 के बीच में बात हो रही है। जैसे ये देखो, तो हमने ये देखा कि ये वैल्यूज हमारी क्या हो गई? ये सबसे मैक्सिमम है, ये ई मैक्सिमम है, यानी कि जो हमने निकाला सरफेस पे जो निकलेगा ये मैक्सिमम होगा। और उसके पहले यानी कि इसको अचीव करने के पहले आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर से बढ़ रहा है और यहाँ क्यू से बढ़ रहा है। इसमें ये एक फैक्टर कांस्टेंट है जो हमें इसमें से इसको माइनस करना है। सो ये रिजल्ट क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम है हमारा वहां पे और उसके बाद ये रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, बट इसका जो डेरिवेटिव होएगा वो बड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, मतलब वो कांस्टेंट ग्राफ के साथ नहीं बढ़ रहा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो समथिंग लाइक दिस इसका ग्राफ आना। सो 0 से लेके सपोज आपने ये लाइन लिया, ये बोला ये R1 है, तो 0 से R1 तक फील्ड 0 है, ये फील्ड 0 है। R1 से यहाँ एक R2 ले लिया, बोला R2 के बीच में ये फील्ड कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, समथिंग लाइक दिस। ये फील्ड बढ़ेगा धीरे धीरे और यहाँ पहुंचने के बाद फील्ड क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ये फील्ड मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाउंड, दैट रो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब and this is divided by 3 epsilon naught what? R2 square। यही था ना रिजल्ट, आप देखिए 3 epsilon naught R2 square, ये रिजल्ट है। दिस इज आवर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इज दैट ओके नाउ? और उसके बाद ये फील्ड धीरे धीरे घटना स्टार्ट होएगा, दिस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इस पे आपने रेडियस ले लिया, ये किसके लिए निकाल दिया? हॉलो स्फीयर के लिए, समथिंग लाइक दैट, इज दैट ओके? तो ये हमने हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए, दिस इज नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए ये ग्राफ है, हॉलो स्फीयर। अब हमारे को बचा क्या? वी हैव टू डू दिस 2b कर चुके हम लोग, अब 2c करना है, मतलब अब हमें कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर करना है। So let's go to conducting solid sphere, that is 2c की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे 2c conducting solid sphere। तो conducting solid sphere की बात करेंगे हम, तो we'll just take this a solid sphere and ये हमने solid sphere ले लिया और इस solid sphere को uniformly charge करना है आपको। So you can take this particular color और say that कि इसको हमने चार्ज कर दिया, तो आपने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज करना है। सो दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, दिस इज नॉट लुकिंग बेटर। सो दिस इज, आपने बोला इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो अगर आपने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया मतलब इसके अंदर में हर जगह चार्ज है, एंड दिस इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये हर जगह चार्ज होल्ड कर सकता है ऐसे। तो आपने हर जगह इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया और अब आप कहो कि मुझे फील्ड निकालना है। यहाँ पे वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट चार्ज कहाँ स्प्रेडेड है? पूरे वॉल्यूम के ऊपर। तो क्यूब क्या मान लिया? टोटल चार्ज मान लिया आपने। और रो कितना हो गया? अब क्यू अपॉन 4/3 पाई व्हाट, यू विल से आर क्यू। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, इज दैट ओके नाउ? ऑब्वियसली दिस क्यू कैन बी रिटन एज रो इनटू 4/3 पाई आर क्यू, जहां जरूरत पड़ेगी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये आ गया रिजल्ट। अब आपको फील्ड करना है, फील्ड फाइंड करना है। टू फाइंड फील्ड, लाइक फील्ड कहाँ पे? राइट, टू फाइंड फील्ड एट पहला केस,
आर ग्रेटर देन आर, दूसरा केस आर इक्वल टू आर, तीसरा केस आर लेस देन आर, अंदर के किसी पॉइंट पे, और अब चौथा कह दो कि भैया आर इज इक्वल टू 0 सेंटर पे निकालने के बाद। तो अब आप क्या करोगे, आप जल्दी से जल्दी आप एक कलर चूज करो और स्फीयर ले लो, गॉसियन सरफेस बनाओ। बोले ये एक गॉसियन सरफेस ले लिया बाहर के लिए, ओके फाइन। फिर आप एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए ठीक सरफेस के लिए, मतलब ये कहिए कि भैया ठीक इसको एनक्लोज किया है, जस्ट बस एनक्लोज किया है इसको किसी तरीके से, समथिंग लाइक दिस, समझ गए आप। यानी कि आप इसके सरफेस पे, यानी कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड निकालेंगे, मतलब आप ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सरफेस पे फील्ड माना जाएगा। फिर आप कहिए कि मुझे अंदर के किसी पॉइंट पे निकालना है, तो अब इसके लिए थोड़ा थिकर ले लीजिए एंड से दैट मुझे अंदर कहीं पे निकालना है, सो समथिंग लाइक दिस, ये भैया आपने अंदर कहीं निकालना है, और फिर आप कही रहे कि सेंटर पे निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा, दैट इज एट 0। सो नाउ द आइडिया इज कि हमने ये चारों गॉसियन सरफेस हमने देख लिए यहाँ पे, और अब हमें फील्ड यहाँ पे निकालना है। तो लेट्स टेक दिस कलर एंड से दैट हेलो, ये हमारा एक कंडीशन हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, और चौथा तो हम 0 पे ले ही सकते हैं वहां पे। ऑलराइट, एंड यू नो दैट दिस रेडियस इज, ये जो इसका अपना रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर, ये इसका रेडियस है आर, दिस इज आर। सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज सरफेस 1, सरफेस 1 ये हमारा सरफेस 1 हो गया, सरफेस 1, राइट, दिस इज सरफेस 2, ये सरफेस 2 हो गया, सरफेस 2 हो गया, और इसकी बात करें तो यू से दैट सरफेस 3 हो गया, सरफेस 3 हो गया खत्म। तो अब आप ये कैसे करोगे, हाउ विल बी डूइंग इट, तो यूजिंग गॉसियन थ्योरम फॉर दिस, अलग अलग गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप सीधा सीधा पार्ट 1 कर दीजिए। सो दिस इज ई डॉट डी एस, किसके लिए लिखेंगे, सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो ये आएगा क्या आपका, सो दिस विल बिकम ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, और ये क्यू एनक्लोज कितना आएगा भाई, टोटल क्यू आ जाएगा, टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यू कैन ऑल्सो राइट रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, करोगे ना 4/3, दिस क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो ये लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो अब यहाँ से सॉल्व होकर के रिजल्ट क्या आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, और आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख लिया, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसको सॉल्व करके। सो यू कैन राइट दिस रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट, और यू कैन, ये रिजल्ट हो गया आपका, आप इस फॉर्मेट में रख लिया, ऐसे याद कर लिया, ऐसे याद कर लिया, यानी कि फॉर अ पॉइंट आउटसाइड ये रिजल्ट अप्लाई हो गया। अब अगर आप सरफेस 2 मान के चलें, ई डॉट डी एस करिए भाई, सरफेस 2 के लिए करिए, ये S1 मान लिया, ये S2 की बात कर रही है, S1 S2 तो समझ में आ गया ना आपका, गॉसियन सरफेस का नाम दे रखा है। एंड नाउ हियर यू आर सेइंग क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करिए। सो नाउ ये S2 का रेडियस कितना है, वही कैपिटल आर के बराबर है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम हमने एनक्लोज किया है। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, इसी में हम स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दे, रिजल्ट आ जाएगा। सो इफ यू सॉल्व इट, दिस विल बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, और वहाँ क्यू एनक्लोज को आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे भी लिख लीजिए, सो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दीजिए। तो ये सॉल्व होकर के आया क्या आपके पास, so this is coming out, you see r square है, so rho r upon 3 epsilon naught, ठीक है, 4 पाई कट गया, so rho r by 3 epsilon, ये हमारा मैक्सिमम फील्ड है, दिस इज मैक्सिमम फील्ड, ई मैक्सिमम है, यही हमारे को मैक्सिमम मिलेगा यानी कि सरफेस पे, राइट जी। अब अगर आप अंदर के किसी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे, इफ यू वांट टू गो ऑन द, कि भाई r लेस देन आर कर दे, मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे निकालने चाहेंगे, तो आप ई डॉट डी एस करिए, क्या लेंगे, सरफेस 3 लेंगे, एंड दैट इज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे। अब जरा आते हैं यहाँ पे, तो जब हमने ये सरफेस 3 है, इसके अंदर यानी कि यहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, तो अब इसके अंदर चार्ज इंक्लूज कितना होगा, तो आपको रो मालूम है, और रो को इस वॉल्यूम से, इसके अंदर का जो इतना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक तरीके से आपके समझ में आ रहा है ना, इसका रो को यहाँ से इसके बीच में जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये फास्ट इसलिए हो गया क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नॉन कंडक्टिंग को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ लिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको थोड़ा स्पीड अप करके बोल रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो ये इसके अंदर अब आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इट्स बीइंग डन लाइक दिस। तो आप सरफेस 3 पे चले गए, तो अब यहाँ पे क्यू एनक्लोज कैसे लिखेंगे आप, रो इनटू इसका वॉल्यूम क्या 4/3 पाई आर क्यू और नीचे एप्सिलॉन। तो ये आया क्या, ई इंटू 4πr² आया, और ये क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एक स्टेप लिख दिया। सो अगले स्टेप में ये सॉल्व होगा, देखो क्या आएगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, समथिंग लाइक दिस। यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अब फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास। सो सेंटर पे निकालने की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, यानी कि r इज इक्वल टू 0 किया, एट r इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो गाइज एक तरीके से आपने कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का भी केस कर लिया, इधर ओके ना। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस को ग्राफिकली दिखाऊं, तो आपने क्या देखा, 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और ये आपका डिस्टेंस है। सो यू आर सेइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर 0, और 0 से कैपिटल आर तक, यानी कि जब तक ये आर कैपिटल ना हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है यहाँ पे, एंड दैट ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है, दिस इज रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। इस बीच में फील्ड कितना है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, देख रहे हो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से चलता जाएगा, एंड फाइनली ये 0 हो जाएगा। तो ये किसके लिए, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बच्चा लोग। तो हम लोगों ने जो टॉपिक सोचा था वो कर लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ भी सकता है, लेट्स टेक 1 और 2 क्वेश्चंस एंड देखते हैं उसमें क्या कर पाते हैं हम लोग। सो लेट्स एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसे रख लीजिए, मान लीजिए डू 1 क्वेश्चन ओवर हियर, एक क्वेश्चन भी करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन हमें करना है तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और समथिंग लाइक दिस। मान लो कि आपके सामने ये कंडक्टिंग शेल दे रखा है। कैसा शेल है ये, कंडक्टिंग शेल है, दिस इज अ कंडक्टिंग शेल। तो ये कंडक्टिंग शेल है, और चार्ज इसके सेंटर पे यहाँ रखा हुआ +q, और इसका अपना रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है। अब हमसे फील्ड पूछा जा रहा है, फाइंड फील्ड एट R, एंड पहला केस R ग्रेटर देन R, दूसरा R इक्वल टू R, एंड थर्ड R इज लेस देन R। ये कंडक्टिंग शेल है। तो अब ये कंडक्टिंग शेल है तो ये +q है ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे -q डेवलप होगा इंडक्शन से, यहाँ क्या बन जाएगा, -q बनेगा, दिस विल बी -q। और फिर यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होएगा, +q हो जाएगा। ये कंडक्टर है, कंडक्टर होने की वजह से जितना चार्ज यहाँ पे, यहाँ +q ना, उतना ही यहाँ -q डेवलप होगा, और यहाँ पे +q डेवलप होगा। यहाँ कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपको। तो यहाँ +q है, या -q बन गया, यहाँ +q आ गया। अब आपको लेट सपोज R ग्रेटर देन R पे करना है, यानी कि कहीं दूर के पॉइंट पे निकालना है। तो आप एक छोटा सा, सपोज आपने एक इस तरीके से मान लिया कि राइट, ये दिस इज नॉट प्रॉपर, जस्ट फॉर अ व्हाइल, यस। सो हमें R ग्रेटर देन R पे निकालना है, R इज इक्वल टू R पे निकालना है, और R लेस देन R पे निकालना है। तो अगर हमने इसको बाहर के लिए ये वाला जो है सरफेस 1 कह दिया, और ये दिस इज सरफेस 2 ले लिया, और अब यहाँ की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सरफेस 3 ले लिया, तो सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 ये हमारे लिए गॉसियन सरफेस बनेंगे। सो बहुत सिंपल सा तरीका करेंगे कि लाइक पहले केस में R ग्रेटर देन R के लिए E.ds करेंगे, राइट, सरफेस 1 के लिए, और Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो इसमें एनक्लोज चार्जेस में क्या आएगा, +q -q, और यहाँ पे भी चार्ज कितना, +q। तो ये +q -q 0 हो गया, यहाँ पे सिर्फ +q बच गया। तो एक तरीके से आपके पास एनक्लोज चार्ज हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ये सॉल्व करेंगे तो E इंटू 4πr², एंड दैट इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट हो गया q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये रिजल्ट आ गया, दिस इज फॉर दिस केस। अब अगर आप दूसरा करेंगे, R इक्वल टू R कर देंगे,
सो यू आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे निकालना फील्ड। तो अगर इसी को गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसके अंदर देखिए प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये क्या हो गया, मिलके जीरो हो गया, और इसी जगह पे निकालना है। बट प्लस क्यू तो सरफेस पे है ना, मतलब अगर आप एक जस्ट आपको कोई गलतफहमी ना हो तो यहाँ पे एक ले रहा हूं मैं, ये देखिए समथिंग लाइक दिस, और ये भले आपको दिख रहा होगा कि ये बाहर है, बट ये जो मतलब ये सरफेस को एनक्लोज करते हुए, बिल्कुल सरफेस को टच करते हुए और एनक्लोज भी कर रहा है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, और ये वाला जो चार्ज है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, सेम तरीके से हम अप्लाई कर देंगे, तो दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी देयर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आई एम सेइंग दैट कि अगर हमने आर गेट इक्वल टू आर किया तो यहाँ पे सीधा सीधा ये रिजल्ट लिख देंगे Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, सेम, जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर एनक्लोज हुआ तो प्लस क्यू भी हो गया, माइनस क्यू भी हो गया, और ठीक इसकी बात करें तो ये प्लस क्यू जो इसके सरफेस पे वो भी इसके अंदर ही माना जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आर लेस देन, थर्ड केस की बात करें, लेट आर लेस देन आर करें, तो भैया इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना हुआ, यहाँ प्लस क्यू है, और इसका यहाँ पे देखिए इसके लिए, तो इसके अंदर एनक्लोज चार्ज क्या है, सिर्फ इस प्लस क्यू का, ये माइनस क्यू भी नहीं आएगा, ये माइनस क्यू नहीं आएगा इसके अंदर। तो अब ये रिजल्ट क्या होगा, Q अपॉन 4π, राइट, दिस यानी कि दिस विल कम आउट Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ पे अगर आपको इसको अचंभा हो रहा है तो इसको ऐसे समझिए, E डॉट ds करिए और Q एनक्लोज बाई ε0 करिए। सो ये कितना आएगा, ये सरफेस 3 के लिए करेंगे आप, तो ये क्या आएगा, E इंटू 4πr स्क्वायर हो गया, और ये क्या आएगा, Q एनक्लोज तो सिर्फ जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ वो होगा, so this implies you what, ये 4πr स्क्वायर, so this implies to this result, यानी कि E is equal to Q by 4πε0 r स्क्वायर। so इस आज यहीं पे खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आगे के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो सारा किया हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एंड विल डू लाइक एनसीईआरटी एंड देन अदर क्वेश्चंस, अदर बुक के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। विल सी दैट कि जेईई और नीट में किस तरीके के सवाल पूछे गए उनको अच्छे तरीके से करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आई होप दैट कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड यू माइट हैव हिट द लाइक बटन, इफ नॉट यू प्लीज डू इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर enjoying this lecture. God bless you.